लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं ये तो हमने सीख लिया है। इसे निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीके कैसे काम करते हैं और इससे हमें एलसीएम कैसे मिल जाता है और एलसीएम दरअसल होता ही क्या है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं एक उदाहरण लेता हूं कि समझो हमें 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो जैसा कि हमने सीखा है, ये करने के लिए हम सबसे पहले तो 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। तो चलो हम 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंडन कर लें। तो यहां पर हम ले लेते हैं, ये आ गया 12। अब 12 जो होता है वो मैं लिख सकता हूं, ये है 2 गुणा 6 और 6 यहां पर और आगे आ जाएगा, ये होगा 2 गुणा 3। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो हैं 2, 2 और 3। तो 12 को हम लिख सकते हैं, यह है 2 गुणा 2 गुणा 3। और उसी तरह से 18 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। तो हमारे पास है यहां पर 18 और 18 को हम लिख सकते हैं कि ये है यहां पर 2 गुणा 9 और 9 और आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणा 3। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड है यहां पर 2, 3 और 3। तो 18 को हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 3 के। अब याद करो कि इसके बाद हम क्या करते थे और हमें एलसीएम कैसे मिल जाता था। तो हमें यहां निकालना है एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि 12 और 18 का सबसे छोटा गुणज, यानी कि एक ऐसी संख्या जो 12 के पहाड़े और 18 के पहाड़े दोनों में ही आए। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 12 और 18 दोनों के ही पहाड़ों में आएंगी। अब उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वो होती है एलसीएम। तो हमें यहां पर 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो समझो कि जो एलसीएम है वो 12 के पास जाता है और पूछता है, कहता है उससे कि मुझे तुम्हारा गुणज होना है, तो मुझे क्या क्या संख्याएं चाहिए होंगी। तो एलसीएम पूछता है 12 को कि तुम्हारे पास कितने 2 हैं। तो 12 कहता है मेरे पास तो 2 2 हैं। तो एलसीएम सोचता है कि अगर मुझे 12 का गुणज होना है तो मेरे पास 2 2 तो होने ही चाहिए। तो एलसीएम क्या करता है, अपने पास 2 2 ले लेता है और फिर वापस से एलसीएम 12 के पास जाता है, पूछता है बताओ तुम्हारे पास कितने 3 हैं। तो 12 कहता है मेरे पास एक 3 है। तो एलसीएम कहता है कि मेरे पास एक 3 तो होना ही चाहिए। फिर एलसीएम 12 के पास जाता है, बोलता है कि तुम्हारे पास कितने 5 हैं। तो 12 कहता है मेरे पास और कोई 5, 7 या अभाज्य गुणनखंड और आगे नहीं है, बस इतने ही थे। तो इतने तो एलसीएम ने ले लिए। तो अगर एलसीएम को 12 का गुणज होना है तो कम से कम उसके पास ये 2 गुणा 2 गुणा 3 तो होना ही चाहिए, तभी वो उसका गुणज हो सकता है। और भी अगर संख्याएं यहां पर मैं गुणा कर दूं तो भी उसका गुणज होगा, पर वो बड़ा होगा। सबसे छोटा गुणज तभी होगा जब यहां पर कम से कम सिर्फ 2 2 और 3 हो। तो चलो एलसीएम कहता है कि मैं 12 का गुणज तो बन गया, अब मुझे 18 का गुणज भी बनना है। तो एलसीएम 18 के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कितने 2 हैं। तो 18 कहता है मेरे पास तो एक ही 2 है। तो एलसीएम कहता है कि मेरे पास तो एक 2 है ही, और मेरे पास एक अतिरिक्त 2 भी है जिसकी तुम्हें जरूरत तो नहीं है, पर तुम्हें जो एक 2 चाहिए वो मेरे पास पहले से ही है, वो मैं 12 से लेकर आया हूं, तो मुझे फिर से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एलसीएम 18 के पास दोबारा जाता है और पूछता है कि तुम्हारे पास कितने 3 हैं। तो 18 कहता है मेरे पास 2 3 हैं। अब एलसीएम देखता है कि उसके पास एक 3 पहले से ही है जो 12 से लेकर आया था। अगर इसे एलसीएम को अगर 18 का गुणज होना है तो उसे 2 3 लगेंगे, एक 3 तो पहले ही है। तो यहां पर एलसीएम कहता है कि मैं एक और 3 ले लेता हूं तो मेरे पास 2 3 हो जाएंगे, तो मैं अब 18 का गुणज भी बन जाऊंगा, क्योंकि 18 को जो चाहिए था कम से कम वो मेरे पास है। उसे एक 2 चाहिए था वो मेरे पास है, और 2 3 चाहिए थे वो मेरे पास हैं। तो अब अगर तुम देखो तो एलसीएम ने 12 और 18 दोनों का गुणज होने के लिए जो कम से कम अभाज्य गुणनखंड हैं वो ले लिए हैं। तो अब ये 12 और 18 दोनों का ही गुणज बन चुका है, और मैं गारंटी देता हूं कि ये सबसे छोटा है, क्योंकि इसने अतिरिक्त और कोई भी संख्या नहीं ली है। तो 12 और 18 का जो एलसीएम हुआ वो हुआ
ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसे अगर मैं दर्शाना चाहूं तो यहां पर मैं 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय ले लेता हूं। तो ये आ गया 12 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय, 2, 2 और 3। और इसी तरह से 18 के गुणनखंडों का समुच्चय भी ले लेता हूं, तो वो आ गया यहां पर, यह है 2, 3 और 3। तो अगर अब हम दोबारा से वही कहानी सोचें कि एलसीएम पहले 12 के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा गुणज होने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो वो कहता है तुम्हारे पास 2, 2 और 3 तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, वो ले लिए। फिर वो 18 के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारा गुणज होने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, तो वो कहता है तुम्हें 2, 3 और 3 चाहिए होगा। लेकिन एलसीएम सोचता है कि एक मिनट, मेरे पास पहले से ही कुछ गुणनखंड हैं जो मैं 12 से लेकर आया हूं, तो पहले मैं देख लेता हूं कि 18 को जो गुणनखंड चाहिए क्या वो मेरे पास पहले से ही हैं। तो दरअसल एलसीएम ये देखेगा कि दोनों ही समुच्चय में कौन कौन सी संख्याएं समान हैं, उसे अतिरिक्त फिर से लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर इन दोनों समुच्चय में जो 2 और 3 है वो तो समान है। तो ये जो 2 और 3 है ये पहले ही 12 में आ चुके थे। तो एलसीएम लेने के लिए ये फिर से हमें नहीं लेने होंगे, हमें सिर्फ वो लेने हैं जो बाकी रह गए। जो बाकी रह गया वो रह गया 3। तो सीधी सी बात है कि एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि ये हो जाएगा 36। तो 12 और 18 का एलसीएम है 36। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने पहले एक संख्या के बारे में देख लिया कि उसे 2, 2 और 3 चाहिए, और दूसरी संख्या देखने के पहले हमने देख लिया कि क्या क्या उनमें समान है। वो हम फिर से नहीं लेंगे, जो अलग है वही हम सिर्फ एक बार यहां पर ले लेंगे। तो हमें मिल जाएगा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। अब ये चित्र तुम्हारे सामने आ चुका है, तो क्या तुम सोच सकते हो कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें मिलेगा जब हम यहां पर जो समान गुणनखंड है उनको गुणा कर देंगे। तो समान गुणनखंड है यहां पर 2 और 3, तो इनको गुणा करके हमें मिलेगा 6। तो इन दोनों संख्याओं का 12 और 18 का जो एचसीएफ है वो है 6। तो देखो इस चित्र के जरिए कितनी आसानी से हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। तो अगले उदाहरण के लिए मैं तुम्हें दो संख्याएं देता हूं, 120 और 84। तो क्यों ना इस वीडियो को तुम यहां रोककर 120 और 84 का एलसीएम ज्ञात करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो उम्मीद करता हूं कि तुमने इसे हल कर लिया होगा। यहां पर मैं 120 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय बना लेता हूं। तो वो आ गया ये। तो 120 में 2 आते हैं 3 बार, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 आता है एक बार, तो ये आ जाएगा 3, और 5 आ रहा है एक बार, तो ये आ जाएगा 5। और उसी तरह से 84 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय ले लेता हूं। तो यहां पर है वो 2, 2, 3 और 7, तो 2 आ रहे हैं 2 बार, तो 84 हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 आ रहा है एक बार, और 7 आ रहा है यहां पर एक बार। तो जैसा कि हमने देखा था, एलसीएम जो है वो सबसे पहले 120 के सारे अभाज्य गुणनखंड ले लेगा। वो हैं 2, 2, 2, 3 और 5। और फिर 84 के अभाज्य गुणनखंड लेने के पहले वो देखेगा कि कौन से गुणनखंड दोनों में समान है। दोबारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों समुच्चय में कौन सी संख्याएं समान है। तो यहां पर तुम देखो, तो यहां पर ये 2, 2 और 3, ये गुणनखंड दोनों ही संख्याओं 120 और 84 में समान है। तो जो एलसीएम है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो 120 का गुणज बनने के लिए इसके सारे गुणनखंड ले लेगा, जो है यहां पर 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। फिर वो जाएगा 84 के पास और वो पहले देखेगा कि समान गुणनखंड कौन से हैं। वो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो ऐसा गुणनखंड जो बच गया है वो लेगा, वो है यहां पर 7। तो यहां पर ये गुणा हो जाएगा 7। तो एलसीएम यहां पर हमें मिल जाएगा, ये है 120 और ये है गुणा 7। तो 120 गुणा 7 हो जाएंगे 840। तो एलसीएम हमें मिल चुका है 840। तो इस तरीके से हमने ये एलसीएम ज्ञात कर लिया। इसे जब हम लिखते हैं तो दरअसल इसे हम कैसे करते थे,
तो 120 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते थे और 84 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते थे। फिर यहां पर एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम दोनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की सबसे ऊंची घात लेते थे। तो यहां पर 2 की घात है 3, यहां पर 2 की घात है 2, तो यहां पर सबसे ऊंची घात जो है 2 की वो है 3, तो यहां हम ले लेते 2 की घात 3। यहां पर है 3 की घात 1 और यहां पर भी है 3 की घात 1, तो यहां पर हम गुणा कर देते थे 3 की घात 1 से। यहां पर है 5 की घात 1 और यहां पर 5 है ही नहीं, या मैं कहूं 5 की घात 0 है, तो सबसे ऊंची घात हुई 5 की घात 1, तो यहां पर गुणा कर देते थे 5 की घात 1। और यहां पर 7 की घात है 1 और यहां पर 7 की 1 भी घात नहीं है, यानी कि 7 की घात है 0, तो सबसे ऊंची घात हुई 1, तो यहां पर हम गुणा कर देते थे 7 की घात 1। और कोई अभाज्य गुणनखंड इनके नहीं है। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते थे, और जो दरअसल बराबर है इसी के, और ये हो जाएगा 840। और अगर हम इस चित्र को देखकर एचसीएफ निकालने की कोशिश करें तो वो तो हम जानते ही हैं, यहां पर हमें समान गुणनखंडों को गुणा करना होगा। ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि ये हो जाएगा 4 गुणा 3 यानी कि 12। तो जो एचसीएफ है 120 और 84 का वो है 12। तो यहां पर हमने अलग अलग प्रकारों से एलसीएम ज्ञात कर लिया। मुझे एक और तरीका याद आ रहा है जो हम पिछली कक्षाओं में करते थे, वो मैं यहां दर्शाता हूं। वो रहा ये। तो याद करो, यहां पर हम दोनों संख्याएं लिखते थे 120 और 84। फिर सबसे पहले हम इसे विभाजित करते थे इसके समान गुणनखंडों से, जो होगा यहां पर 2, 2 और 3। फिर इसके बाद यहां पर 10 और 7 में कोई भी समान गुणनखंड नहीं रह गया, तो पहले जरा मैं 10 के गुणनखंड ले लूं। यहां पर ये हो जाएगा 2 और 5, और फिर हम ले लेते हैं 7 के, तो यहां पर ये आ जाएगा 7। तो ये 2, 2, 3 ये हो गए समान गुणनखंड, 2 और 5 हो गए 120 के लिए गुणनखंड, और 7 हो गया 84 के लिए गुणनखंड। फिर इन सबको जब हम गुणा कर देते हैं, यानी कि 2, 2, 2 3 बार, 3 एक बार, 5 एक बार और 7 एक बार, तो हमें मिल जाता है हमारा एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपने एलसीएम के बारे में बहुत कुछ जाना होगा।